हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। माय नेम इज महिपाल सिंह एंड आई वेलकम यू इन एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, सत श्री अकाल। तो सभी को राम राम। तो जल्दी से आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए। तो आज हम लोग वापस से एक मॉक टेस्ट करेंगे और ये जो मॉक टेस्ट है आपका, ये आरबीआई असिस्टेंट या फिर आपका यूडीसी का जो एग्जाम होने वाला है उन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैं आपको ज्यादातर सिंप्लीफिकेशन, अर्थमेटिक, नंबर सीरीज और ये सारे क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपके प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो देखते हैं धीरे धीरे क्या क्या चीजें मैं आपको कराने वाला हूं और सारी चीजें टाइमर के साथ चलेंगी। सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए। सभी को वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है। अगर आपको सारे के सारे क्लासेस के पीडीएफ्स एक ही जगह पर चाहिए तो ऐप डाउनलोड करके आप लोग आ सकते हैं। और कहां से, आप बैंकिंग क्लासेस में जाइए, फिर फ्री कोर्सेज में क्लिक करेंगे तो वहां पर बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे आपको, संकल्प का और आपका 1000 सिलेक्शन और आरबीआई वाले, इन सब में जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हर फैकल्टी का। और कहीं से भी अगर आप का एक आध टॉपिक छूट गया है, मान के चलिए कोई आपका परसेंटेज छूट गया या प्रॉफिट लॉस छूट गया या परमुटेशन कॉम्बिनेशन छूटा हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट सर्च करिए। मेरे नाम की आरबीआई असिस्टेंट की एक प्लेलिस्ट है और मैंने सारी की सारी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो एक बार टेलीग्राम चैनल पर भी 2-3 बार शेयर कर दिया है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, राइट। सो एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन जो मैं आपको बोलना चाहूंगा, और ये मैं आपको पहले भी बता रहा था कि आप लोगों ने सभी ने यूसेन बोल्ट का नाम सुना हुआ है ना। तो यूसेन बोल्ट को केवल उस 9 सेकंड के लिए जाना जाता है जब वो सबसे तेज भागा 100 मीटर, राइट। तो आई ट्रेंड 4 years टू रन 9 सेकंड। तो उसने 4 से 5 साल तक पूरी की पूरी ट्रेनिंग ली, एक भी दिन का गैप नहीं है, बहुत मेहनत की है, रेसेस बीच में हारा भी है, कंप्लीट वो नहीं हो पाया, बहुत सारे लोगों से हारता रहा है, उस पर इंप्रूवमेंट किया। उसके बाद एक दिन आया और उसने अपने ऊपर कभी भी भरोसा नहीं खोया, राइट। उसे पता था कि मैं कर लूंगा। अगर आप बहुत सारे कोट्स और देखेंगे यूसेन बोल्ट के, तो यू विल फाइंड वन कोट दैट आई नेवर गिव अप ऑन माई सेल्फ। मुझे अपने ऊपर भरोसा था, मैंने कभी भी गिव अप नहीं किया, मुझे पता था कि मैं ये कर लूंगा। तभी मुझे 4 साल ट्रेनिंग में लगातार मोटिवेशन में अपने आप को देता रहा हूं और फिर एक दिन आपको पता ही है। अब आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने 1 साल तैयारी की, 4 एग्जाम में फेल हो गए, बस कहानी खत्म। 2 साल तैयारी की, 8-10 एग्जाम में फेल हुए, फिर से कहानी खत्म। तो ऐसे इतने लाखों एग्जाम्पल हैं जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं, दे नेवर गिव अप ऑन देयर सेल्फ, राइट। दे नेवर गिव अप ऑन, अपने ऊपर कभी भी भरोसा नहीं छोड़ते हैं। दे नेवर गिव अप, दे आर नेवर डिफीटेड बाय देयर सर्कमस्टांसेस, राइट। तो आपको भी अपने सर्कमस्टांसेस से जीतना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे और टाइमर के साथ सॉल्व करेंगे। 1-1 मिनट का मैं टाइम आपको देते हुए चलूंगा और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। टाइमर आपकी स्क्रीन के सामने है। ये क्वेश्चन किसी ने मुझे भेजा था और जो क्वेश्चन भेजा था उसका एक्चुअल क्वेश्चन क्या था वो मैं आपको बता देता हूं। मुझे नाम याद नहीं है, बट ये यहां पर 260 की जगह उसने भेजा था 520। मैंने कोई आपका कॉपीराइट का इश्यू ना आए इसलिए मैंने 260 की जगह 520 की जगह 260 लिख दिया। जिसने भी ये भेजा था फिर मैंने इसको इंक्लूड कर लिया और उसने पूछा था ये क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, राइट। तो जल्दी से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जो भी आपका आंसर आता है सभी लोग बताइए। मैं आपका जब तक 1 मिनट कंप्लीट नहीं हो जाता मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जल्दी जल्दी आंसर देते जाइए और मैं इसी तरीके से आपको ये पूरा का पूरा जितने भी 15-20 क्वेश्चन हो पाएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन हम करेंगे, राइट। जल्दी से सॉल्व करिए। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा समझने वाली बात है, तो आप जल्दी से इसको सॉल्व करें। देखिए 1 मिनट का टाइम ऑलरेडी हो चुका है, बट हाँ आप लोगों को और 10-12 सेकंड का मैं टाइम दे देता हूं। जल्दी जल्दी आप लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर करिए। तो
कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इवन मेंस में ऐसे क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताता हूं और इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 260 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, तो मान के चलिए ये 260 लीटर का एक मिक्सचर है, मिल्क और वाटर है। ये क्या है? मिल्क और वाटर है, और इसमें ये 5:2 के रेशियो में है, और ये 260 लीटर का पानी है ना। ये वाली कहानी है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा है। अब इसमें से क्या कह रहा है? मिश्रण में से x लीटर मिक्सचर निकाला जाता है, तो इसमें से x लीटर जो मिक्सचर है वो बाहर निकाल लिया गया, राइट। अब बाहर निकाल लिया गया, तो अब आप देखिए कि यहां पर जो भी पार्ट बचा, यहां पर जितना भी पार्ट बचेगा, जो भी मिक्सचर होगा वो वापस से मिल्क और वाटर का जो रेशियो रहेगा ना वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूं कि अगर मान के चलो मेरे पास एक गिलास है जिसमें 5 लीटर मिल्क और एक गिलास है जिसमें 5:2 के रेशियो में मिल्क और वाटर है, अगर मैं उसमें से 2 सिप पी लेता हूं तो जो मैंने पिया होगा वो भी 5:2 के रेशियो में है, और जो ग्लास में बच जाएगा वो भी 5:2 के रेशियो में। मतलब x लीटर जो बाहर निकला है वो 5:2 के रेशियो में ही बाहर गया होगा, राइट। और ये जो बचा हुआ है ना ये भी 5:2 के रेशियो में ही बचा होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है, राइट। अब आप देखिए इसमें अब आप क्या कर रहे हैं कि इसमें आपने क्या किया कि अब वाटर मिलाया है। वाटर मिलाने के बाद ये जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, ये वाटर मिलाने के बाद मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 9:4 हो गया। अब इसमें वाटर कितना मिलाया आपने? जितना लीटर आपने यहां से मिक्सचर निकाला था उतना ही तो वाटर भी मिलाया ना, यहां पर x लीटर वाटर ही तो मिलाया होगा। मतलब ये वाला जो फाइनल इसका वॉल्यूम है वो सेम रहेगा जो इसका फाइनल वॉल्यूम था। मतलब इसमें अगर 260 लीटर है तो इसमें भी 260 लीटर ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज आएगा, इसमें भी क्या होगा? 260 लीटर ही रहेगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसमें भी 260 लीटर ही रहेगा। हाँ, इसमें x लीटर कम है क्योंकि इसमें से तो x लीटर निकाल लिया गया, निकालने के बाद ये बना, फिर इसमें x लीटर वाटर डाला, फिर ये बना, तो वापस से 260 हो गया कि नहीं? बात समझ में आ रही है? अब आप ध्यान से समझना कि यार अब यहां से समझना स्टार्ट करो कि मिल्क और वाटर का अगर रेशियो 5:2 है और यहां पर केवल और केवल वाटर ऐड कर रहे हैं, तो वाटर का जो पार्ट ऐड कर रहे हैं वो तो चेंज हो सकता है, लेकिन क्या मिल्क चेंज होना चाहिए था? तो मिल्क अगर यहां पर 5 है तो यहां पर भी 5 होना चाहिए था, लेकिन ये तो 9 हो गया है, तो इसको बराबर कर दो। तो इसको आप 9 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए ये 45:20 बन जाएगा, और ये आपका बनेगा 18 क्या बनेगा? 18:45। अब आप देखिए 45 सेम हो गया। अब ये जो 18 यूनिट से ये 20 यूनिट हुआ है, ये 2 यूनिट जो है ना, यही 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जो भी x लीटर वाटर आपने मिलाया है। समझ में आ रही है बात? तो अगर आप लॉजिकली सोचेंगे तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ गई? अब देखो फाइनल रेशियो क्या है, ये आपका फाइनल रेशियो है। अब ये जो फाइनल रेशियो है 45:20, यही तो आपका 260 लीटर की वैल्यू को बना रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि भाई 2 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो फाइनल ये वाला रेशियो लेके आप ये वाली वैल्यू निकालेंगे। तो 45 + 20 मतलब इतने यूनिट का जो वैल्यू है बेटा वो आ रहा है आपका 260। तो एक्चुअल क्वेश्चन में उसने 520 लिख के भेजा था, जिसने भी मुझे भेजा था, है ना। तो अब आप देखिए ये 65 है, तो 65 को आप 13 से 5 बार कट कर सकते हो, और 13 से इसको 20 बार कट कर सकते हो, और 5 से इसको 4 बार कट कर सकते हो। तो 1 यूनिट का जो वैल्यू है आपका, 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ गया? 4 लीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू 4 लीटर आ गया है, तो 2 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा? 8 लीटर। तो आपका आंसर आ जाएगा 8 लीटर। और अगर यहां पर 520 होता तो ये आई थिंक 16 लीटर आने वाला था आंसर। तो जिसने मुझे 520 भेजा था उसके लिए 16 आंसर है, अभी 260 है तो उसके लिए 8 आंसर है। समझ में आ गया होगा? किसी को भी कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत है तो बताइए।
क्योंकि इसमें से x लीटर निकाला गया, फिर x लीटर ही अंदर डाला गया, तो जो फाइनल मिल्क का जो टोटल वॉल्यूम है वो तो 260 ही रहेगा। तो अब ये जो फाइनल रेशियो बन रहा है इसको 260 के साथ कंपेयर कर दो, तो आपको पता लग जाएगा एक यूनिट की वैल्यू क्या है और कितना यूनिट मिलाया गया था, 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 8 लीटर। ये बात समझ में आ गई। तो देखो समझने वाला पार्ट था और इसमें और डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराए हैं, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए टाइमर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है, और जो भी आपको टाइम लगता है जल्दी से आप सॉल्व करके मुझे बताएं, जो भी आपका आंसर आए जल्दी जल्दी आंसर बताएं सभी लोग। सभी लोगों को वंस अगेन गुड मॉर्निंग, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, जल्दी जल्दी आप बताइए। चलिए सब लोग जल्दी जल्दी आंसर करिए, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं वो जल्दी जल्दी आंसर करिए, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। जितने जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे उतना ही फायदेमंद रहेगा आप लोगों के लिए। जितने ज्यादा क्वेश्चन होंगे, जितने जल्दी जल्दी आप करोगे उतना ही आपको मजा आता रहेगा। चलिए तो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, इसको आप सॉल्व करिए। 1 मिनट तक मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। देखिए 1 मिनट का टाइम आपका अप हो गया है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो भी आपका आंसर आएगा वो देखते हैं। इसको थोड़ा टाइमर को हम साइड में रख देते हैं यहां पर। देखिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपको क्या बोल रहा है, एक ये 210 मीटर लंबी ट्रेन है ना, जो कि 72 किलोमीटर पर आवर घंटे की हिसाब से चलती है, विपरीत दिशा में चल रही है। इससे 2 गुनी चाल से आ रही एक दूसरी ट्रेन। तो अगर स्पीड ऑफ ट्रेन 1 है 72 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ ट्रेन 2 क्या हो जाएगा आपका, डबल है ना, तो 144 किलोमीटर पर आवर। अब ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी ना बेटा, रिलेटिव स्पीड होगी। रिलेटिव स्पीड हमेशा क्या होगी आपका, ऐड हो जाता है। तो रिलेटिव स्पीड अगर आपका ऐड हो गया तो 216। अब 216 को अगर 5 बचे 18 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप ये निकाल लें कि इसका 60 मीटर पर सेकंड इनका रिलेटिव स्पीड आ रहा है। और कितने टाइम में ये उस ट्रेन को क्रॉस करते हैं, तो ट्रेन को क्रॉस करने में देखो, जब ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो दोनों की लेंथ जो होती है वो डिस्टेंस का काम करती है, यही होता है। तो देखो इनकी स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड आपने निकाला 60, तो इसी स्पीड से तो वो डिस्टेंस कवर हुआ होगा, और जो डिस्टेंस है वो कितने, 8 सेकंड में कवर हुआ। तो टाइम इसने लगाया है 8 सेकंड। तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है आपका 8 सेकंड में, ये जो डिस्टेंस आएगा आपका, यही तो दोनों ट्रेन की लेंथ होगी। तो ये जो 480 मीटर आ रहा है, क्योंकि ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो जब तक ऐसे नहीं जाएंगी तब तक क्रॉस नहीं करेंगी। तो ये ट्रेन 1 हो गई, ये ट्रेन 2 हो गई, दोनों का डिस्टेंस जो है, दोनों का जो लेंथ है वो 480 है। तो एक का लेंथ कितना है, 210 मीटर। तो 210 480 में से घटाओगे तो 270 आ जाएगा। तो आंसर आएगा आपका 270 मीटर। तो थर्ड ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। कई सारे लोगों ने थर्ड ऑप्शन एकदम सही आंसर दिया था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर से आपका टाइमर यहीं पर है और टाइमर ऑन हो गया है आपका। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपके आरबीआई असिस्टेंट और यूडीसी में आ सकते हैं। यूडीसी के लिए तो केवल 2 दिन बचे हैं, दूसरे दिन आपका एग्जाम है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी आप प्रैक्टिस करिए। और आपको लास्ट जो सेशन था 12 घंटे का मैराथन भी मैंने आप लोगों के लिए अरेंज करवाया था, राइट। तो उस 12 घंटे की मैराथन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एक लास्ट चांस था, क्योंकि अभी सारे फैकल्टीज घर चले गए होंगे तो ज्यादातर लोग अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे, इसलिए एक दिन पहले ही हमने 12 घंटे का मैराथन आप लोगों के लिए अरेंज करवाया था। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब जैसे ही हमारा आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम आएगा तो आरबीआई असिस्टेंट के लिए भी हम 4-4, 5-5 घंटे की नेक्स्ट वीक से
आपके मैराथन्स करवाना स्टार्ट कर देंगे। तो जितने भी आपके भाई बंधु हैं जो आरबीआई असिस्टेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और जो कर रहे हैं, उन सबको आप यहाँ पर लेके आ सकते हैं। आपकी जो प्रिपरेशन है वो हम एकदम पेड कोर्सेज की तरह करा रहे हैं। इसमें कोई ऐसे नहीं होता कि हम टॉपिक वाइज नहीं पढ़ाते। टॉपिक वाइज सिलेबस सभी लोग 2-2 बार खत्म कर चुके हैं, राइट। चलिए, आपका 1 मिनट से ज्यादा का टाइम हो गया, जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर दो। कुछ लोगों का क्वेश्चन का आंसर आया है, कोई 55% दे रहा है, कोई 60% दे रहा है, किसी का नन ऑफ दीज। तो जल्दी जल्दी आप बताइए। चलिए, इसको अब बंद कर देते हैं, टाइमर को बंद कर देते हैं। आपका टाइम ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। तो कह रहा है रमेश ने एक परीक्षा में अधिकतम अंकों का 40%। तो भैया अगर मैं देखूं कि रमेश ने जो अंक प्राप्त किए वो 40% है ना, और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। तो 60 नंबर से क्या हो गया, 60 नंबर इसके कम आए होंगे तो ये फेल हो गया। अनुत्तीर्ण का मतलब क्या होता है, फेल हो जाना, फेल्ड बाय 60 मार्क्स। अब जो दूसरा बंदा है सुरेश भी मैं एग्जाम देने गया था, सुरेश को जो मार्क्स आ गए वो 60% आ गए। अब वो इसमें क्या हो गया, एग्जाम में पास हो गया। कितने नंबर से, 20 नंबर से। 20 नंबर से ये पास हो गया। तो अब आप देखिए, जितने भी मैक्सिमम मार्क्स थे उसका तो इसने 40% लेके आया, ये बदला बंदा 40% लेके आया, ये 60%। तो दोनों में जो गैप है, तो जो गैप है ना वो है आपका 20% का। तो 20% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स कितना आएगा आपका, ऑफ मैक्सिमम मार्क्स का 20% निकाले। जो ये बोल रहा था ना अधिकतम अंकों का इतना प्रतिशत, तो अधिकतम अंकों का 20% कितना होगा। पहले ये 60 नंबर से फेल हो रहा था, अब 20 नंबर से पास हो गया। मतलब इन दोनों स्कोर्स में 80 का डिफरेंस है कि पहले 60 से फेल हो रहा था तो वो 60 कवर किए और 20 और ज्यादा आगे है ना। तो 20% की वैल्यू कितनी होगी, तो 1% की वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम मार्क्स का 4। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने आ जाएंगे आपके, तो मैक्सिमम मार्क्स जो आ जाएंगे आपके 100% होंगे कि नहीं, तो 400 आ जाएगा। अब देखिए, अब आपको पास परसेंटेज निकालना है ना, तो फाइंड द पासिंग परसेंटेज ऑफ द एग्जामिनेशन। तो अब आप देखिए कि अगर 40% आते हैं तो 400 का 40% कितना है, 400 का 40% निकालोगे तो आपके पास आएगा 160, आएगा कि नहीं। तो 400 का 40% निकालिए, 4 गुणा 4 16 और 1 0 आ जाएगा, है ना, 160 आएगा। अब 160 में से 60 नंबर से ये फेल हो रहा था, तो अगर इसको 60 नंबर और आते तो ये क्या आ जाते आपके पास मार्क्स। अब ये जो पास मार्क्स हैं ये ओवरऑल परसेंटेज कितना बनाते हैं मैक्सिमम मार्क्स का, ये आपको बताना था। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर लोगे तो ये 220 बटे आपका 4 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आना था वो आना था 55%। तो 55% आपका आंसर एकदम सही है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और अमेजिंग क्वेश्चन है। 1 मिनट का समय दे रहा हूं आपको और 1 मिनट में आपको करके बताना है जल्दी से, राइट। जल्दी से करके बताइए। आप लोगों को 1 मिनट का टाइम है, मैं अब बोलूंगा ही नहीं, राइट, तो आपको डिस्टरबेंस नहीं होगा। जल्दी जल्दी आंसर करिए जो भी आपका आंसर आता है, और वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए। जितने भी लोग हैं यूडीसी का एग्जाम देने वाले हैं वो बहुत अब मेंटली स्ट्रांग रहें और बेस्ट आपका अपने आप के लिए दें। तो आपको अपने आप का बेस्ट एफर्ट देना है, बस उससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। जिंदगी में स्ट्रेस लेके दोगे तो फिर से वही है, उस स्ट्रेस के बर्डन में दब जाओगे, राइट। जल्दी से सॉल्व करके बताइए। आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, अगर नहीं किया है तो मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा। जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए 1 मिनट से ज्यादा का समय ऑलरेडी हो चुका है। चलिए मैं आपको सॉल्व करता हूं।
और टाइमर को बंद कर देते हैं, आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। तो कह रहा है पूर्वी और पूनम 10 दिनों में किसी काम को एक साथ कर सकते हैं। यदि पूर्वी ने 2 गुनी क्षमता और पूनम ने आधी क्षमता से काम किया हो तो उन्हें एक साथ उसी काम को पूरा करने में 8 दिन लगेंगे। तो पूर्वी को अकेले पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो अगर मैं कहूं कि एफिशिएंसी ऑफ पूर्वी, एफिशिएंसी ऑफ पूर्वी, तो पीयू कर लेता हूं मैं, और एफिशिएंसी ऑफ पूनम, एफिशिएंसी ऑफ पूनम को पी डबल ओ पूनम ऐसे लिख देता हूं, और ये पूर्वी ऐसे लिख देता हूं। तो इसकी एफिशिएंसी मैंने मान ली कि ए यूनिट काम करता है ये, और ये बी यूनिट काम करता है पर डे। एफिशिएंसी क्या होता है आपको मैंने बता रखा है ना, एफिशिएंसी क्या होता है। एफिशिएंसी होता है वो अच्छा ये आवर्स में कर रहे हैं या क्या है, 10 दिनों में कर रहे हैं ना। तो पूर्वी का एफिशिएंसी मतलब पूर्वी एक दिन में ए यूनिट काम करती है तो पूनम एक दिन में बी यूनिट काम करती है ना। अब दोनों मिलकर कर रहे हैं तो ये काम 10 दिन में खत्म हो गया। तो आप ऐसे कह सकते हो ना कि यार दोनों मिलकर करेंगे तो ए प्लस बी यूनिट काम करेंगे, और 10 दिन में जो भी काम किया होगा इंटू 10 कर देंगे तो ये टोटल वर्क आया होगा। ये बोल सकते हो कि नहीं कि दोनों मिलकर काम करेंगे तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी यूनिट काम करेंगे दोनों मिलकर, और कितने दिन तक ऐसे काम किया, 10 दिन तक, और काम खत्म हो गया। अब कह रहा है कि अगर पूनम पूर्वी अपनी क्षमता को 2 गुना कर दे, तो पूर्वी अपनी क्षमता को मतलब ये डबल काम करने लगे और ये जो पूनम है वो आधा काम करने लगे, तो ये काम 8 ही दिन में हो जाएगा। तो भी तो ये टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है। तो इससे हमें क्या पता लगेगा, पूर्वी और पूनम की एफिशिएंसी का रेशियो पता लग जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही टोटल वर्क है। बात समझ में आ रही है ना। तो अब आप देखिए कि 8, इसको 5 बार कट कर लो, इसको 4 बार कट कर लो, बाकी को मल्टीप्लाई करो तो 5a प्लस 5b इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8a प्लस 2b, राइट। 4 से मल्टीप्लाई किया ये 8, और ये 4 से 2 बार कट गया होगा, ये 2b आ गया होगा। तो b वाले पार्ट को आप इधर लेके आइए या फिर a वाले पार्ट को इधर लेके आएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3a इज इक्वल टू, और b वाला पार्ट भी 3b आएगा। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट, मतलब क्या हो गया कि a अपॉन b का जो इक्वल टू आने का मतलब क्या है कि 1/1 का रेशियो आ रहा है। मतलब क्या हो गया कि अगर पूर्वी 1 यूनिट काम करती है, पूर्वी अगर 1 यूनिट काम करती है, पूर्वी अगर 1 यूनिट काम करती है 1:1, तो भाई पूनम भी 1 यूनिट ही काम करती है ना। तो अब आप यहां से टोटल वर्क निकाल सकते हो कि नहीं। यहां से मैं आपको साइड में लिख रहा हूं कि टोटल वर्क अगर आप ऐसे देखें टोटल वर्क, तो भैया पूर्वी और पूनम दोनों 1-1 यूनिट काम करते हैं, तो 1-1 यूनिट में 2 यूनिट काम होता, और 10 दिन में इन्होंने कितना 20 यूनिट काम किया होता, 20 यूनिट किया होता। अब इसको किसी भी से करवाओ, चाहे तो पूर्वी से 1-1 यूनिट से करवाओ, चाहे पूनम से 1-1 यूनिट से करवाओ, सब ये दोनों के दोनों इस काम को अकेले अगर करेंगे तो ये 20 ही दिन में करने वाले हैं। तो आंसर आपका 20 आने वाला था, जो कि 4th ऑप्शन था। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, राइट। कुछ नया सीखने को आपको मिला होगा। अब देखिए आपको क्या मानना है, आपसे सटीक मान निकालने की अपेक्षा नहीं की जाती, मतलब अनुमानित, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है आपको, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, अनुमानित मान निकालना है। अनुमानित क्या आएगा, तो मैं टाइमर ऑन कर देता हूं, आप लोग जल्दी से बताइए। टाइमर ऑन हो गया है, 1 मिनट का समय है। और जब आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करते हैं, अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चंस करते हैं, तो आप 10-10 सेकंड में, 20-20 सेकंड में, 30-30 सेकंड, इससे ज्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, और इजी क्वेश्चन आते हैं तो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बहुत ज्यादा होने चाहिए। जल्दी से सब लोग आंसर करिए, 50 सेकंड ऑलरेडी हो चुका है, जल्दी से आंसर करिए।
आई होप कुछ लोगों ने तो आंसर दिया है, देख लेंगे आप लोगों के आंसर सही है या गलत है। राइट, चलिए इसको बंद कर देते हैं। देखिए अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 23 है, इसको 24 लिख देंगे, इसको 24 लिख दें तो ये 24 गुणा 9 कितना होता है 216, 216 गुणा ये क्या हो जाएगा 17, माइनस अगर मैं इसको 13 से डिवाइड करूं तो 13 से ये 2 बार जाएगा, 13 दूनी 26, 11 बचा, 13 अट्ठे 104, फिर 7 बचा, 13 पंजे 65, फिर 7 बचा, 13 छिक्के 78, तो इसको मैंने 8 मान लिया, तो ये इतनी बार कट हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए इसका जो कैलकुलेशन करोगे आप, अगर आप ऐसे भी अगर देखो अप्रोक्सीमेशन में एक तो यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट मत अप्लाई करना, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन है, अप्रोक्सीमेशन में यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता, अदरवाइज हम यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते थे। अब देखिए आप 17 छिक्के 102, फिर 10 कैरी फॉरवर्ड, 17 और 10 27, 2 कैरी फॉरवर्ड, 34 36, 36 में से आपने 2856 माइनस करना है, तो देखो 800 समथिंग आने वाला है। 800 समथिंग, तो आपके पास दो ऑप्शन है, तो इसमें से हाँ 816 ही आने वाला है, एग्जैक्ट आंसर आ रहा है आपका, तो मैच भी कर रहा है परफेक्टली, 816 आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो कैसे करना है अप्रोक्सीमेशन, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइमर आपके लिए ऑन हो गया है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था एक बार कि अगर ऐसे छोटे छोटे फ्रैक्शन के क्वेश्चन आते हैं तो अगर इसको पॉइंटों में बदल के करो तो ज्यादा आसानी से कर पाओगे। अब देखिए मैंने क्या बोला, अच्छा अभी 30 सेकेंड हुए, मैं आपको थोड़ा और टाइम देता हूं, बड़े आराम से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। राइट, देखिए जोश रहना चाहिए, होश रहना चाहिए, और एग्जाम तभी निकलता है जब आप में जोश और होश दोनों होते हैं। जोश में, ओवर कॉन्फिडेंस में अगर आप सारे के सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी करके आए और छोटी छोटी गलतियां हो गई तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा, है ना। तो अपने ऊपर काबू भी रखना जरूरी है। चलिए, तो अब आप देखिए कि 4 और 3 और 2, एक तरीका तो ये हो सकता था कि 4 + 3 - 2 कर लें, और ये जो वैल्यूज हैं इनको आप ऐसे लिख लें, है ना, -10/27 ऐसे लिख लें, तो पॉइंटों में दे रखा था तो और ज्यादा आसानी से होता। अगर अब आप क्या करोगे यार, अच्छा ये 7 है, 7 में से 2 गए, 5 आ गया, अब इसका एलसीएम निकालोगे तो फिर कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। लाइक ये 6 बार तो ये 12, ये 3 बार तो ये 21 माइनस, ये 2 बार तो 20 माइनस हो रहा है, तो 5 + ये 13/54, राइट। तो ये 5.2 समथिंग आने वाला है, तो 5.2 समथिंग आपका आंसर आ जाएगा एग्जैक्ट, है ना। अब इसके ऑप्शंस नजदीक थे। अब आप देखिए कि अगर आप ऐसे ना करके आप सीधे पॉइंटों में वैल्यूज को कैलकुलेशन में लेके आते तो और आसान होता। अगर ये छोटे छोटे वैल्यूज हैं जिनमें पॉइंटों में लाया जा सकता है, तो देखिए ये क्या आएगा, 4.22 नहीं आएगा, प्लस अब देखो ये 3 पॉइंट, अगर ये 72 होता तो 4 आ जाता ना, तो हमने 3.4 के आसपास लिख लिया इसको। और ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट क्या है आपका, ये 3 पॉइंट, अगर यहां पर मैं 102 लिख दूं या 104 लिख दूं तो 108 अगर लिखें तो 0.4 हो जाएगा। तो यहां पर भी आपको दिख रहा होगा कि ये 3.3 समथिंग होने वाला था, ये भी 3.3 समथिंग होने वाला था, और ये भी 2.3 समथिंग होने वाला था, बट इसको मैं 3.4 लिख रहा हूं तो इसको भी 2.4 लिख सकता हूं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सीधे सीधे 5.2 से कुछ वैल्यू बड़ी आ रही है, तो वो यही आएगी। अगर मैं अप्रोक्सीमेट में थोड़ा सा इसको बढ़ा के लिख रहा हूं तो ये 2.3 आ रहा है, तो इसको भी मैं 2.4 लिख दूंगा, है ना, क्योंकि नजदीक 2.4 के ज्यादा वो लग रहा है। तो आप पॉइंटों में कर लोगे तो और भी आसान हो जाता है। कहने का मतलब ये, ऐसे आपको एलसीएम लेके और ये सारी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ये मैंने एक और क्वेश्चन में लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। टाइमर आपके सामने ऑन है, इसको आप सॉल्व करिए, 1 मिनट का समय मिलेगा आपको।
देखिए मैं बीच में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं एकदम शांत माहौल देना चाहता हूं। तो आप ये मत सोचना मैं आप लोगों को बोर कर रहा हूं, मैं आप लोगों को टाइम देना चाहता हूं कि आप लोग बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए आपका टाइम ओवर होता है, टाइम ओवर होता है, कैंसिल इस वाले टाइम को ऑन कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। अब सॉल्व करते हैं। देखो 15.5% किसका, 850 का, ये आपका इतना इतना ये सब आ रहा है, तो बहुत नजदीक नजदीक वैल्यू है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। देखिए इसका 10% कितना होगा, 85 होगा, और इसका 5% कितना होगा, इसका 5% अगर निकालो तो इसका 85 का 5% इसी का आधा करना है ना, तो आपका ये 43 हो जाएगा ना। अगर ये 86 होता तो 43 मान लेते, और 0.5 है तो 0.5 इसमें और 4 ऐड कर दो, कि अगर 1% की वैल्यू 8.5 है तो इसमें 4 और ऐड कर दो, तो ये सीधे 15.5% हो गया। अच्छा ये इसका 25% निकाल दो, सीधे सीधे 25% निकालोगे तो 1/4 आएगा, 1/4 निकालोगे तो 16 चौको 64, और ये आपका तो 162 63 कर लेते हैं, 163 कर लेते हैं, माइनस ये कितना होता है आपका 1/12 होता है ना, तो 1/12 से ये एक बार गया, फिर 113 कर लेते हैं। तो आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा, अब आप ये सीधे सीधे अगर आप देखें तो ये भी प्लस का कितना हो गया आपका, ये प्लस का 50 हो रहा है ना, सीधे सीधे 50 हो रहा है। तो अब आप देखिए कि आपके पास ये कितना हो गया, 47 और 50 97 इसमें ऐड कर दें तो 2 और 182 के आसपास की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो 182 के आसपास की वैल्यू जो आ जाएगी, तो 182 180 आंसर आ जाएगा आपका, एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो 180 आंसर आ गया, जो सबसे नजदीक में है आपका 180 आंसर, राइट। आई होप आपको समझ में आ रही है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टाइमर आपका ऑन हो चुका है, 1 मिनट का समय दिया जाएगा, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 10 घंटे 15 घंटे 20 घंटे 1-2 भर रहे हैं, और एक जो पाइप है वो खाली करने का काम कर रहा है, तो बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। जल्दी से करिए, बड़े सावधानी के साथ करना है, ऐसा ना हो कि एकदम आसान क्वेश्चन आ गया है और आप जल्दी जल्दी में कोई छोटी सी मिस्टेक कर दें, राइट। तो ये एग्जाम में बहुत होता है, मेरे साथ कई बार हुआ है, कई बार मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, कई बार में क्वेश्चन आसान आ गया तो बस ऐसा लगा कि बस इसको 2 ही सेकंड में खत्म कर दूं, है ना। तो ऐसा एक्साइटमेंट में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन गलत होने लगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है एग्जाम में। तो चलिए आपका टाइम ओवर हो चुका है, और आप सभी लोगों ने ज्यादातर आंसर कर दिया है, और आई होप सही आंसर किया होगा। तो 2 पाइप, एक तो 10 घंटे में पाइप भर रहा है और एक 15 घंटे में पाइप भरता है, तो ये दोनों पॉजिटिव काम कर रहे हैं, है ना। और जबकि तीसरा पाइप इसे 20 घंटे में खाली कर देता है, तो माइनस काम कर रहा है और 20 घंटे में, राइट। तो अब आप क्या करोगे, अब यहां पर इन सब का अगर एलसीएम ले लो तो आपके पास 60 यूनिट आपका टैंक का कैपेसिटी आ जाएगा। और ये वाला जो पाइप है, ये पाइप है, ये वाला पाइप आपका +6 भरेगा, ये +4 भरेगा, और ये -3 हमेशा साथ साथ में करता रहेगा, राइट। तो अब देखिए 2 pipes can fill a tank in 10 hours and 15 hours respectively while third can empty it if all 3 pipes are opened simultaneously। अब एक साथ खोले जाते हैं, अगर इन तीनों पाइप को एक साथ खोल देंगे तो ये जो पार्ट भरेंगे, ये माइनस वाला तो माइनस ही रहेगा 10 में से, तो ये 7 यूनिट हर मिनट में या हर आवर में भरेंगे। 7 यूनिट मिनट के अकॉर्डिंग है, आवर के अकॉर्डिंग है, तो 7 यूनिट पर आवर भरेंगे, तो आपको टोटल जो टाइम लगेगा वो 60 है, और 7 यूनिट के हिसाब से तो
7 अट्ठे 56, 4 बचेगा और 8 4/7 आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 4/7 कोई ऑप्शन था क्या? 8 4/7 फोर्थ ऑप्शन था। तो आप लोगों के ज्यादातर लोगों के आंसर एकदम सही आए थे, क्योंकि आसानी क्वेश्चन था, इसमें कुछ डिफिकल्ट था ही नहीं। ऐसा क्वेश्चन भी आपने देखा होगा कि बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है और बड़े आराम से ये क्वेश्चंस बोट एंड स्ट्रीम वाले किए जा सकते हैं, राइट? जल्दी से बताइए आपका आंसर क्या आएगा। आसान सा क्वेश्चन है और बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड है। मैं थोड़ा 40 सेकंड का मौन व्रत धारण कर लेता हूं ताकि आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट कर पाए। चलिए जल्दी से आंसर बताइए। सो दोस्तों, आपका 1 मिनट का समय समाप्त होता है, तो जल्दी से लॉक कर दीजिए जो भी आपका आंसर आया। क्या लॉक किया है वो भी आप मुझे बताइए जल्दी से कमेंट करके, और सभी लोग वीडियो को लाइक करो, शेयर करो जल्दी जल्दी, राइट? तो आप लोगों के जितने भी आंसर आए हैं, किसी का 4 आ रहा है, किसी का 3, किसी का 4.5, किसी का नन ऑफ दीज। तो देखिए मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं, और इन क्वेश्चंस को करना बहुत आसान है। ध्यान से समझना प्रोसेस क्या है। प्रोसेस को अगर आप समझ गए तो आपको कभी कॉपी पेन ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। तो यहां पर आपको क्या बोल रहा है एक आदमी, अ मैन कैन रो 72 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम वाला पार्ट यहां पर लिख लेते हैं कि वो अप स्ट्रीम में जितना डिस्टेंस चलाएगा वो इधर लिख लेते हैं, और जो डाउन स्ट्रीम में जो चला रहा है, डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है आपका कि रिवर की फ्लो के साथ जाता है, राइट? डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम चल रहा है 72, डाउन स्ट्रीम चल रहा है 68, और इस वाले पार्ट में इसको 10 घंटे लग रहे हैं, राइट? तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है कि बोट और रिवर की स्पीड का डिफरेंस होता है, और प्लस यहां पर ये क्या होगा, बोट प्लस रिवर की स्पीड होगी, और इसमें टोटल मिला के 10 आवर्स लग रहे हैं। ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन आपको दिख रहा होगा कि एक यहां पर 63 दे रखा है, तो 63 b माइनस आर, और प्लस में आपको क्या करना है 51 अपॉन b प्लस आर, और इस वाले सीन में आपको जो टाइम लगा है वो पहले वाले में 12 घंटे थे, इस वाले में 10 घंटे है, राइट? तो पहले वाले में 12 आवर्स था, ये 12 आवर्स है, ये 12 आवर्स है, ये आपका 10 आवर्स है। ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन था। अब आप ध्यान से समझना इस वाली चीज को। तो मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत बार कराए, और जिसने भी बोट एंड स्ट्रीम देखा होगा मैंने बताया है कि इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्टली कैसे सॉल्व करना है, राइट? तो देखिए यहां पर अगर आप देखें कि b माइनस आर मतलब यहां पर भी एक ही वैल्यू आएगी और यहां पर भी एक ही वैल्यू आने वाली है। ये जो वैल्यू है वही सेम यहां पर आएगी, और दोनों ही वैल्यूज क्या है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, b माइनस आर की वैल्यू अज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे। अब यहां पर इंटीजर वैल्यूज है ना, ये वाला 12 और 10, तो हम ऐसा सोचना स्टार्ट कर देंगे कि यार b माइनस आर का जो वैल्यू है ना, ऐसा कुछ होगा जो 72 और 63 दोनों को डिवाइड करता होगा, और ऐसे जितने भी नंबर होंगे उन सब से ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आ रहा है 9, कि 9 8 72, 9 7 63, तो ये होता है। तो अगर b माइनस आर की वैल्यू मैं यहां पर 9 रखूं तो यहां से ये 8 आवर्स लगेगा कट करके। अब टोटल मिला के कितने आवर्स लगे हैं बेटा, टोटल मिला के लगे हैं 12, और 8 घंटे तो यहीं लग गए। तो यहां पर कितना घंटा लगना चाहिए, 4 घंटे केवल लगने चाहिए। तो 4 घंटे लगने के लिए स्पीड कितना होना चाहिए, तो भैया 68 को 4 से डिवाइड करें तो 17, तो मतलब b प्लस आर की वैल्यू अगर मैं 17 रखूं तो यहां से 4 घंटे लग गए, यहां से 8 घंटे, 4 और 8 मिला के 12 हो गया। अब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, पहला इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। अब यही वैल्यू रखने से अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है तो हमने सही कैलकुलेशन किया है, सही एजम्पशन किया है। तो यहां पर देखिए कि अगर मैं यहां पर करता हूं 9, अगर मैं यहां पर लिखता हूं 9,
ये b माइनस आर था 9, तो 9 से यहां पर तो लगेंगे 7 घंटे। यहां पर अगर मैं आपका लिखता हूं 17, तो 17 से लगेंगे 3 घंटे, तो 3 और 7 आपका कितना हो गया 10। दैट मीन्स मैंने जो b माइनस आर का जो वैल्यू निकाला था और जो b प्लस आर का जो वैल्यू निकाला है वो दोनों के दोनों वैल्यूज जो है वो सही हैं, राइट। तो अब आप देखिए, अब आपको क्या निकालनी है, फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो अगर इसको माइनस कर दो, इसको भी माइनस कर दो और इसको भी माइनस कर दो, तो ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। -2r इज इक्वल टू माइनस का ये 8 आएगा, तो कैंसिल आउट होके r की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी। तो करंट और रिवर दोनों बात बराबर होती है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 4। तो करंट और रिवर क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। बराबर इन द करंट क्या होता है, फ्लोइंग वाटर, तो रिवर भी तो फ्लोइंग वाटर ही होता है, या स्ट्रीम बोलते हैं, कई बार रिवर बोलते हैं, कई बार करंट बोल देते हैं, कई बार फ्लोइंग वाटर बोलते हैं, तो ये सारी चीजें सेम होती हैं। तो अगर मेरे को स्पीड ऑफ करंट निकालना होता तो भी रिवर निकाल पाता, रिवर या स्ट्रीम निकालना होता निकल जाता। अगर बोट का भी स्पीड निकालना होता तो फिर क्या करते, इन दोनों कैंसिल आउट करके 2b इज इक्वल टू 26, तो b की वैल्यू मतलब बोट की स्पीड आपकी 13 आ जाती, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करें। टाइमर आपका ऑन हो चुका है, 1 मिनट का समय मिलेगा और मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा सा शांति के साथ बैठ जाता हूं। जल्दी से आप लोग सॉल्व करें, जो भी आपका आंसर आता है वो आप मुझे बताएं। सो एक मिनट का टाइम आपका ओवर हो चुका है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो बोल रहा है एक बनिया ने 30% की हानि पर एक वस्तु बेची, यदि विक्रय मूल्य 780 रुपए की वृद्धि हो जाती, यदि विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है आपका, सेलिंग प्राइस में 780 रुपए की वृद्धि हो जाती तो 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। तो बहुत ही आसान सी कहानी है कि अगर सीपी को मैं आपका 100 मान लेता हूं, राइट, तो मेरा जो SP1 होगा, SP1 सीधे सीधे 70 रुपए नहीं होगा। 70 रुपए क्यों होगा, क्योंकि 30% का लॉस हुआ है। क्या हुआ है आपको, लॉस हुआ है। लॉस कितना हुआ है बेटा, 30% का। तो 30% का अगर लॉस होगा इस पर, तो SP मेरा यही आएगा। अब एक नई कंडीशन दे रखी है कि SP में कुछ एडिशन हुआ, इसमें कुछ प्लस किया, तो मेरा दूसरा SP। अब दूसरे SP में क्या बोल रहा है, इस दूसरे SP पर ना 10% का प्रॉफिट होता है। तो अगर 100 के हिसाब से 10% का प्रॉफिट होगा तो SP2 आ जाएगा आपका 110। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि पहले 70 रुपए में बेच रहे थे, अब 110 रुपए में बेच रहे थे। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है 30% और 10% प्रॉफिट वाली। तो अब आपने कितना पार्ट बढ़ा दिया, तो अगर 40 रुपए बढ़ाते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब 40 रुपए बढ़ाने से कंडीशन सेटिस्फाई, तो उस टाइम सीपी कितना था, 100 रुपए, लेकिन एक्चुअल में तो मैंने 780 रुपए बढ़ाए हैं। तो अगर मैं 1 रुपए बढ़ाता तो मेरा सीपी होता 80/40, और अगर मैंने 780 बढ़ाए होते तो ये मेरा सीपी होता, राइट। 25 से कट कर देते हैं, तो अब अगर आप देखोगे 1900, तो 1950 आ जाएगा। ये सीधे सीधे 1950 आ रहा है। नेक्स्ट तो आपका ये आंसर आ गया। तो आसान सा क्वेश्चन था, है ना, इसमें कुछ डिफिकल्ट तो था नहीं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइमर ऑन कर देते हैं, 1 मिनट का समय है और ये ज्यादा टाइम लेगा नहीं आपका। सीधे सीधे क्या बोल रहा है, 3 सॉलिड क्यूब साइड ऑफ 6, 8 एंड 12 10 आर मेल्टेड। तो इनको पिघला कर करके एक नया क्यूब बनाया गया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब सो फॉर्म्ड। अब जो क्यूब बना है नया वाला, उसका टोटल सरफेस एरिया बताइए, राइट। जल्दी से आप लोग सॉल्व करें।
जो भी आपका आंसर आता है वो आप जल्दी से बताएं। टाइमर आपका ऑन है, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। सो देखिए आपका टाइम अप हो गया और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसके लिए मैंने आपको ज्यादा ही टाइम दे दिया। सॉल्व करते हैं। तो देखो, अगर आप क्यूब को अगर पिघलाएंगे तो मतलब क्या होगा, वॉल्यूम ही तो होगा। एक क्यूब है, मान के चलो ये एक क्यूब है या फिर एक क्यूब है ना, इसको पिघलाएंगे तो जब हम पिघलाते हैं किसी चीज को तो वॉल्यूम आता है। तो अब वॉल्यूम कितना होता है क्यूब का, क्यूब का वॉल्यूम होता है उसका साइड का क्यूब। तो एक 6 सेंटीमीटर का क्यूब था, अब इसका 8 सेंटीमीटर का क्यूब था और इसका जो 10 सेंटीमीटर का जो क्यूब था, इन सब का वॉल्यूम, अब इन सब वॉल्यूम को मिला के एक नया क्यूब बन रहा है, तो उसका साइड क्या होगा। तो ये जो नई साइड होगी वो भी तो क्या होगा, साइड क्यूब के बराबर, उसका भी वॉल्यूम बराबर रहा होगा, इन तीनों का वॉल्यूम उसका वॉल्यूम के बराबर रहेगा। और साइड क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब ही तो वॉल्यूम होता है। तो नया वाला जो बनेगा उसका वॉल्यूम बराबर है। तो अब आप देख लो कि 216 प्लस 512 प्लस 1000, तो अगर आप इसको करें तो आपको 1728 मिल रहा है और ये वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम का फिर से क्यूब रूट निकाल दे तो साइड क्या आ जाएगी, साइड आपकी आ जाएगी क्यूब रूट 1728 का कितना आता है आपका 12 आता है। 12 आता है कि नहीं आता। अब आप देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो टोटल सरफेस क्यूब में कितने सरफेस होते हैं, देखो 4 तो वॉल होती हैं, एक रूफ होता है, एक टॉप, एक बॉटम और टॉप होता है, फर्श होता है, फ्लोर होता है, 6 हो गए ना। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 6 सरफेस होते हैं और हर एक सरफेस का जो एरिया होगा वो क्या होगा, साइड स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर कर देंगे तो ये वाला आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 6 गुणा 144, 12 का स्क्वायर। तो 6 मल्टीप्लाई कर दो 4 और फिर ये 6 और 2, 864 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाना चाहिए था, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। राइट, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके पास थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने बड़े बड़े क्वेश्चन क्यों लिए हैं, इसका एक रीजन है, आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए ना कि कभी अगर बड़े क्वेश्चन आ जाएं बाई चांस, वैसे आते कम है, प्री में बहुत आसान आते हैं और आसान वालों की तो बहुत प्रैक्टिस हमने करी है। तो आज थोड़े थोड़े मैंने बड़े बड़े क्वेश्चन ले रखे हैं और आपको मैं 1-1 मिनट का टाइम दूंगा और आपको आंसर बताने हैं जल्दी जल्दी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये काफी बड़े बड़े क्वेश्चन ले रखे हैं हम लोगों ने, तो आप जल्दी से इसको सॉल्व करिए, जो भी आपका आंसर आता है वो आप मुझे बताइए। सो आई होप आप लोगों ने किया होगा। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो मास्टर लोग हो कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो मास्टर लोग हो। जल्दी से सॉल्व करो, आपको 10 सेकंड और देता हूं, 10 सेकंड और देता हूं। चलिए टाइमर भी ऑन रहने ही दो, 1 मिनट से तो ऊपर हो गया, 1 मिनट में तो ये 2 बार सॉल्व हो जाता। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको बंद कर देते हैं थोड़ी देर। ध्यान से देखिए, यहां पर ये 15 का स्क्वायर है और ये 57x है और ये 36।
तो आपके पास ये जो x की जो भी दो वैल्यू होंगी, x की दो वैल्यू जो आने वाली हैं वो मैं क्या मान के चलता हूं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा का जो मल्टीप्लिकेशन होने वाला है बेटा, वो क्या होने वाला है, 15 गुणा 36, यही तो आएगा 15 गुणा 36। अगर आप मल्टीप्लाई करके लिख भी लो तो ये जो भी मल्टीप्लाई आएगा आपका ये 540 आने वाला है ना। और अल्फा प्लस बीटा का जो एडिशन होने वाला है, अल्फा प्लस बीटा जो भी दो वैल्यू है उन दोनों का एडिशन 57 आना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, ये सम ऑफ द रूट्स होता है, और ये दोनों जो वैल्यू निकलेंगी x की उनका एडिशन होता है, और ये दोनों जो वैल्यूज है इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से जो पार्ट आता है वो दोनों, ये x की जो अल्फा और बीटा दो वैल्यू है उनका मल्टीप्लीकेशन होगा। तो आपके दिमाग में सीधे ये स्ट्राइक करना चाहिए सबसे पहले कि ये जो दोनों वैल्यू होंगी ना इनका एडिशन 57 होना चाहिए, और दोनों वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करें तो लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, जल्दी से बताओ, 0 आ रहा है कि नहीं। तो लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो आपके दिमाग में स्ट्राइक नहीं करेगा कि यार एक तो 5 रहेगा और एक इवन नंबर रहेगा, तो 5 2 हो सकता है, 5 2 हो सकता है कि नहीं। या फिर और यहां पर एडिशन दोनों का यूनिट डिजिट, इसकी जो भी वैल्यू होगी इसका यूनिट डिजिट तो 7 आ रहा है ना, तो दोनों का एडिशन भी 7 आना चाहिए। तो इन दोनों कंडीशन को जो भी नंबर सेटिस्फाई करेगा उसका यूनिट डिजिट एक 2 होना चाहिए, एक 5 होना चाहिए, और यहां पर 2 और 5। अब 2 और 5 को ऐड करोगे तो यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट ये आ जाएगा। अब ये 2 और 5 वाले नंबर कौन से होंगे ये आइडेंटिफाई करना रह जाता है। तो भाई बड़ा आसान है कि अगर मैं यहां पर सबसे छोटा नंबर क्या होगा, एक 12, तो 12 को माइनस कर दूं तो ये 45 बन जाएगा। अच्छा 12 45 आ गया, क्या 12 और 45 मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू देता है, तो 12 पंजे 60, 0 आ गया, 6 48 और 6 54, एकदम सही बात बन रही है। तो आपका जो यहां पर फैक्टर आ जाते वो 12 और 45 आ जाते, और नीचे क्या रहेगा 15 और नीचे रहेगा 15, क्योंकि जो भी एक ही वैल्यू होती है उसको डिवाइड करना पड़ता है हमें। और ये दोनों ही वैल्यू क्या आएंगी, नेगेटिव की आएंगी, दोनों ही वैल्यू क्या आएंगी, नेगेटिव की, क्योंकि आपको पता है दोनों पॉजिटिव में दोनों टर्म्स नेगेटिव आते हैं। यहां पर भी दोनों नेगेटिव ही आएंगे, लेकिन चेक करना पड़ रहा है। तो यहां पर अगर आप चेक करके देखोगे तो ये माइनस का 4/5 आ रहा है, 3 से कट कर लिया, और ये माइनस का 3 आ रहा है, ये दो वैल्यूज आ रही हैं। इन द सेम वे अगर आप थोड़ा सा और ध्यान दें तो यहां पर भी मैं आपको सीधे सीधे बताना चाहूंगा किस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखो अगर आप थोड़ा भी ध्यान दोगे ना, ये अल्फा इंटू बीटा जो पार्ट आने वाला है आपका वो 64 इंटू 24, और लास्ट का जो यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट जो होगा इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 4 गुणा 4 6 आना चाहिए। और अल्फा प्लस बीटा जो आने वाला है, अल्फा प्लस बीटा जो आने वाला है 80, और इनका यूनिट डिजिट का एडिशन आपका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए कि नहीं। तो मतलब 0 कैसे कैसे आ सकता है, 1 9 हो, लेकिन 1 9 तो नहीं है, ये तो यहां पर तो ये इवन नंबर है ना, तो इवन नंबर होने चाहिए मल्टीप्लिकेशन, और इवन नंबर दोनों रहेंगे तभी उनका एडिशन भी लास्ट में 0 आएगा। तो ऐसा हो सकता है 2 8 आ जाए, 4 6 हो जाए, है ना, और 4 6 6 4 इस तरीके से बन सकता है, 2 8 4 6 5 5 हो सकता है, 5 5 एडिशन तो आ जाएगा लेकिन लास्ट में 6 नहीं आएगा ना। तो अब आप सीधे सीधे ऐसे इमेजिन किया करो, ज्यादा दिमाग मत लगाया करो कि यार यूनिट डिजिट मल्टीप्लिकेशन में 6 आएगा, तो मल्टीप्लिकेशन में 6 आ सकता है तो वो 2 गुणा 8 से आ सकता है एक, तो क्या 4 गुणा 6 से आ सकता है, 6 नहीं आ सकता, यही एक वैल्यू है। इसका मतलब क्या हो गया, अब ये देखो आप यहां पर सीधे सीधे ये देखो, ये 24 है, 24 को डबल कर दूं तो 48 हो जाता है, और इसको हाफ कर दूं तो ये 32, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी वही आने वाला है और दोनों का एडिशन भी 80 आने वाला है। तो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा 32 और 48, और इनके नीचे क्या आ जाएगा, अपॉन में 64, अपॉन में 64, और ये डिवाइड होगा, सॉरी डिवाइड माइनस होगा, माइनस, डिवाइड नहीं माइनस होगा। अब माइनस आप देखो, ये आपका 3 4, ये 48 से 3/4 और ये हाफ, ये दोनों ही वैल्यू इससे बड़ी हैं, तो दोनों ही वैल्यू बड़ी हैं तो आपका क्या हो जाएगा, y बड़ा है x से, क्योंकि माइनस की जो वैल्यू होती है वो हमेशा बड़ी होती है, तो y बड़ा है x से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, पूरा बता दिया मैंने कि आपका यूनिट डिजिट का यूज कैसे करते हैं। अगर बड़े नंबर्स आ जाते हैं तो यूनिट डिजिट का यूज करते हैं, वहां से हमें हिंट मिल जाता है। समझ में आ रही है बात? तो इन चीजों को अगर आप सीख लेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बड़े नंबर में भी नहीं फंसेंगे। वैसे तो छोटे छोटे आते हैं, बड़े आराम से आप लोग फैक्टर्स निकाल सकते हो। चलिए जल्दी से आंसर बताइए इसका, सभी लोग जल्दी से आंसर बताएं इसका। सभी लोग जल्दी से आंसर बताइए और सब लोग वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। होली में भी आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं, एक दिन के बाद होली है, फिर भी आप लोगों को क्लासेस दी जा रही हैं, तो आप इमेजिन करो कि आप लोगों के लिए कितना सोचा जाता है। चलिए सॉल्व करते हैं, 1 मिनट से ज्यादा का टाइम हो गया आपका ऑलरेडी। तो देखिए यहां पर दोनों वैल्यू जो आने वाली है, सबसे पहले साइन कन्वेंशन देखते हैं हम लोग, दोनों ही वैल्यू प्लस की आएंगी और यहां पर एक वैल्यू माइनस का आएगा, एक वैल्यू प्लस का। तो भाई कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, केवल साइन कन्वेंशन से आंसर नहीं दे पाएंगे। साइन कन्वेंशन से केवल तभी आंसर दे सकते हैं, एक प्लस आ गया एक माइनस, इधर भी वही होना चाहिए, एक प्लस एक माइनस, तभी हो सकता है। या फिर ये दोनों प्लस आ रहे हो और उधर दोनों माइनस, या इधर दोनों प्लस आए इधर दोनों माइनस, तभी साइन से आ सकता है। तो अब बीच में हमको क्या लाना है, 64 लाना है। 64 लाना है तो कैसे ला सकते हैं? तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से ऐसे ही, मैं तो हमेशा यही करता हूं कि अल्फा और बीटा का एडिशन 64 लाना है और वो भी माइनस में लाना है, और अल्फा इंटू बीटा का मल्टीप्लीकेशन 24 इंटू 26 आना चाहिए, और वो भी मल्टीप्लीकेशन है, और मल्टीप्लीकेशन लेकिन पॉजिटिव है और एडिशन नेगेटिव है, दैट मींस दोनों के दोनों नेगेटिव रहे होंगे। और जब फैक्टर बनता है तो दोनों का साइन अपोजिट आ जाता है, जो यहां पर आएगा वो अपोजिट में यहां पर दिखता है, राइट। तो अब आप देखिए कि लास्ट में इसके 4 आ रहा है, लास्ट में मल्टीप्लीकेशन में भी 4 आ रहा है और एडिशन में भी 4 आ रहा है कि नहीं? तो भाई आप ऐसे सोच सकते हो ना कि 2 और 2 लास्ट में रहा होगा, या फिर 0 4 करोगे तो लास्ट में 4 नहीं आएगा। तो देखो 2 तरीके से आ सकता है, 4 एडिशन में भी 4 आए और मल्टीप्लीकेशन में भी 4 आए, तो एक तो 2 इंटू 2 हो सकता है ना। और 2 इंटू 2 अगर आपको समझ में ना आए तो आप ये भी मान सकते हो यार अगर 4 ही लाना है तो आपका 4 तो उससे भी आ सकता था कि 7 इंटू 2 किया जाए, लेकिन 7 इंटू 2 करने से लास्ट में एडिशन 9 बन जाएगा, 4 नहीं बनेगा। समझ में आ रही है बात? तो अब आप इसको 64 कैसे बना सकते हो लास्ट में दोनों? तो अगर मैं कहूं कि ये 52 बन जाए और ये 12 बन जाए, है ना, इसको मैंने अच्छा इसको मैंने डबल कर दिया, 52 हो गया, इसको हाफ कर दिया, तो ये दोनों का एडिशन 64 भी बन रहा है। तो एक वैल्यू आपकी 52 हो जाएगी, एक वैल्यू आपकी हो जाएगी 12, और अपॉन में आ जाएगा 26, अपॉन में आ जाएगा 26, राइट। ये सॉल्व हो गया आपका, सीधे दिमाग में आया। ऐसे यहां पर 144 प्लस का लाना है, और ये 51 इंटू क्या है आपका, 51 इंटू 27, और वो भी क्या है, माइनस का आ रहा है, एक वैल्यू माइनस की है, तो मल्टीप्लीकेशन 7 से एंड हो रहा है और एडिशन आपका 4 में आ रहा है। अब देखो यहां पर जब आपका मल्टीप्लीकेशन, जब आपके अल्फा इंटू बीटा नेगेटिव आ रहा हो, 51 इंटू 27 है ना, और वो भी नेगेटिव, मतलब एक कोई नेगेटिव का रहेगा और एक पॉजिटिव रहेगा। अब यहां पर ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव हमेशा बड़ा रहेगा और नेगेटिव हमेशा, और इन दोनों का जो एडिशन है वो क्या रहेगा, 144, वो भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बड़ा रखना है। अब जो बड़ी वैल्यू लोगे वो यहां पर नेगेटिव में आएगी, और जो छोटी वैल्यू लोगे वो यहां पर पॉजिटिव में आएगी। मैं थोड़ा डिटेल में आपको इसलिए समझा रहा हूं कि कई बार आप लोग ये चीजें समझ नहीं पाते हैं, राइट। अब आपके सीधे दिमाग में ये आना चाहिए कि यार 51 और 27, तो 144, और वो भी एक वैल्यू नेगेटिव रहेगी, एक पॉजिटिव, और नेगेटिव कौन सी रहेगी, जो बड़ी वैल्यू होगी, क्योंकि पॉजिटिव यहां बड़ा है तो नेगेटिव यहां बड़ा आएगा।
अब 144 से तो बड़ी ही वैल्यू रहेगी ना, तो 27 का मल्टीपल देखना स्टार्ट करो, या फिर 51 का मल्टीपल, या फिर 51 17 भी है, 17 का भी मल्टीपल देख लो। 17 गुणा 9 153 होता है, 153 में से फिर 3 3 दोनों तरफ बचेगा 9। तो आप ऐसा लिख सकते थे यार 153 यहां होता और 9 यहां होता, तो ये 44 बनाना है ना, 100 प्लस करके माइनस का बना रहा है, तो माइनस का इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हमने ये लिखा होता 153 माइनस का 9, तो ये वाला पार्ट आपका नेगेटिव में आता है, ये वाला पार्ट आपका अपोजिट साइन के साथ आता है। तो अब आप नेगेटिव वाले पार्ट में अब अपॉन में 51 और अपॉन में 51 कर दो। अब ये देखो दोनों ही पॉजिटिव आए थे और दोनों ही पार्ट इनसे बड़े लग रहे हैं आपको, है ना, कि ये तो आपका 2 है सीधे सीधे, और ये आपका कितना है 6/13, तो 6/13 इससे तो बड़ा है और नेगेटिव से तो बड़ा ही है, तो आपका जो x का वैल्यू है वो बड़ा है, तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, इसको आप सॉल्व करेंगे। अब मैं ज्यादा डिटेल में आपको नहीं समझाऊंगा। अब देखिए अगर मैं एग्जाम में करता तो मैं कैसे करता, फास्ट थोड़ा, वो आपको समझा देता हूं। तो आपके भी दिमाग में इसी तरीके से वर्क करना चाहिए कि अच्छा ये 87 है, 87 दोनों का एडिशन 87 है, लास्ट में 7 आना चाहिए। दोनों का मल्टीप्लीकेशन लास्ट में 4 आ रहा है, सॉरी 6 गुणा 2 करेंगे तो 2 आएगा, मल्टीप्लीकेशन 2 आ रहा है और एडिशन 7 आ रहा है। तो आप ऐसा सोचना स्टार्ट करिए 7 कब आ सकता है, और दोनों के साइन क्या होंगे, यहां पर दोनों के साइन नेगेटिव नेगेटिव, उधर भी नेगेटिव नेगेटिव, तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो भाई मेरे अगर यहां पर 87 मेरे को लेके आना है तो, और मल्टीप्लीकेशन में भी 2 आ रहा है लास्ट में, तो वो 3 गुणा 4 ही तो हो सकता है, इसके अलावा और कोई हो सकता है क्या? 3 और 4 को ऐड करने से लास्ट में 7 आ जाएगा, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करने से भी आएगा। तो भाई ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जो 3 और 4 से एंड होता हो? तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं इसको 33 लूं तो ये मेरा 33, तो ये 33 माइनस कर दो तो ये 54 बनेगा। अब क्या ये 36 और इसमें 7 आता है और 9 आता है, 9 कहीं पर भी आ रहा है, 3 और 3, तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि 36 इंटू 42 को और क्या लिख सकते हो, ये 7 गुणा 6 होता है, ये 9 गुणा 4 होता है। तो 7 इसमें कहीं पर भी यूज हुआ है क्या? नहीं हुआ, मतलब ये इनमें से कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है। तो इनमें से कोई पॉसिबल नहीं है, तो 7 का मल्टीपल जो 3 से एंड होता हो तो वो तो 63 है, तो एक 63 ले लेते हैं। अब 63 माइनस कर दें, 63 माइनस कर रहे हैं, ध्यान से देखना, 63 माइनस कर रहे हैं तो इधर 24 आ जाएगा। तो 24 और 63, तो देखो 63 ये बन गया, 24 ये बन गया, एकदम सही बात है। और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 36, अपॉन में आ जाएगा 36, और ये दोनों ही वैल्यूज माइनस की आने वाली हैं। समझ में आई बात? देखो बड़े बड़े नंबर को मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, आपको ये दिमाग में रखना है, राइट। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट मेरे दिमाग में देखते ही हो रहा था कि यार अगर मैं इसको 36 बनाना है ना, अगर इसको 36 बनाना है और ये 36 गुणा 8, तो लास्ट में तो मेरे पास आ रहा है 6 और 8 आएगा, और एडिशन से लास्ट में 6 आ रहा है। तो ये कैसे आ सकता है? तो ये 2 गुणा 4 से ही आ सकता है कि 2 और 4 को ऐड करूंगा तो 6 आएगा, और 2 और 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आएगा। तो 2 और 4 कैसे बन सकता है? तो ये 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आता है, 288 आता है ना, 288 144 होता है, तो 124 गुणा 12 बन रहा है, सीधे सीधे 24 गुणा 12 बन रहा है। तो एक वैल्यू 24 हो गई, एक वैल्यू 12 हो गई, और 36 यहां पर अपॉन में कॉमन है, और या 36 अपॉन में भी कॉमन है, ये भी पार्ट कर सकते हैं। अच्छा यहां पर एक और चीज की जा सकती है, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। अगर आपको इतना, अब 36 दोनों में कॉमन है, दोनों ही माइनस में आए होंगे, ये दोनों ही वैल्यू देखो, एक ये इसके बराबर भी है, बड़ा भी है, और ये दोनों बड़ा है, तो आपका जो आंसर आएगा वो थर्ड वन आएगा। और क्या कर सकते थे, जब भी आपको कॉमन चीज दिख जाती है ना, इसमें कॉमन चीज भी आपको दिख रही थी, अगर कॉमन चीज दिख जाए तो आप कॉमन निकाल लो। इसमें 4 कॉमन दिख रहा है ना आपको, तो 4 कॉमन निकालोगे तो आप क्या लिख सकते थे इसको, सीधे सीधे 9y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते थे। तो 9 गुणा 2 18,
18 क्या बनाएगा 6 और 3, तो 6 और 3 आपका नीचे आ जाता, अपॉन में 9, अपॉन में 9, बात वो भी सही हो जाती, राइट। तो फिर कंपेयर कर सकते थे। तो जब आपको कॉमन कुछ दिख जाए ना, तो कॉमन वाले पार्ट को हटा दो, क्योंकि उधर 0 है, वो कॉमन वाला पार्ट ऑटोमेटिकली हट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, फिर से इसको सॉल्व करके आपको बताता हूं। तो देखो यहां पर 42 गुणा 28 करोगे, लास्ट में 6 आएगा, और एडिशन क्या आ रहा है हमारा, एडिशन क्या आ रहा है 7। तो भैया लास्ट में 6 आए और एडिशन 7 आए, तो ये तभी पॉसिबल है जब 1 गुणा 6, मतलब लास्ट में एक नंबर में 1 आना चाहिए, एक में 6 आना चाहिए, तो 1 इंटू 6 6 दे देगा, और 1 प्लस 6 आपको 7 भी दे देगा। तो एक वैल्यू आपकी 1 वाली आनी चाहिए, है ना। अब इन दोनों का एडिशन क्या है 77 है। तो अगर मैं ऐसे ही हिट एंड ट्रायल कर रहा हूं कि एक लास्ट में 6 आएगा और एक में 1 आएगा, तो अगर मैं इसको 21 भी रखता हूं, अगर मैं इसको 21 भी रखता हूं, अगर मैं इसको 21 रखता हूं, तो इधर कितना हो जाएगा आपका 21, तो 2, तो इधर 56 हो जाएगा। तो 56 और 21 आपके क्या बना रहे हैं ना, तो यही आ जाएगा फिर, अपॉन में 42, अपॉन में आपका ये 42। अब देखो मेरे दिमाग में और भी चीजें थी, एक तो ये डायरेक्ट मेरे दिमाग में आ गया, बाकी इसमें कॉमन भी है। कॉमन पार्ट आपको पहले देखना है। अगर 7 कॉमन ले लें दोनों में, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब ये 24 है ना, 24 8 और 3 बनाएगा, तो 8 और 3 ऐसे आ जाएगा, अपॉन में 6, अपॉन में 6, जल्दी जल्दी हो जाता, राइट। अब आप इधर देखिए, यहां तो सीधे सीधे 5 और 4 वैल्यू आ रही है, तो 5 और 4 वैल्यू आ रही है, तो सीधे सीधे 5 और 4 इन दोनों से बड़ा होता है, तो y डेफिनेटली बड़ा है, पहला ऑप्शन आ जाएगा, राइट। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे बता सकता है। अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मैंने बड़े बड़े एग्जाम्पल भी दे दिए, छोटे एग्जाम्पल भी दे दिए। अगर कोई कॉमन नंबर आ जाता है तो उसको कैसे शॉर्ट आउट करना है, कॉमन को कैंसिल आउट करके जल्दी से शॉर्ट आउट करना है, ये सारी चीजें मैं आपको अभी बता चुका हूं। और किसी को अगर कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और आज की क्लास में मुझे इतना ही पढ़ाना था। किसी का कोई डाउट है तो वो मुझे जल्दी से बताइए, राइट, जल्दी से बताइए कोई डाउट। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि आज की क्लास में मुझे इतना ही पढ़ाना था। आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप सभी लोग इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। और सभी लोग सेफ होली खेलना। थैंक यू।